एवरीवन दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं आपके हाल चाल बहुत 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 ही ज्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हमारा सेशन जो है वो सेशन नंबर है 7। और आज के सेशन में हम लोग कुछ टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। जो टॉपिक्स मैंने आपको लास्ट टाइम बताए थे, उन्हीं टॉपिक्स के हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। टॉपिक्स क्या क्या थे शायद आपको याद होगा। कोरिलेशन, रिग्रेशन, ठीक है ना, आपका सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन और परमुटेशन, कॉम्बिनेशन। तो ये जो टॉपिक्स आपको पहले से बता रखे हैं, उन टॉपिक्स के रिलेटेड 40 क्वेश्चन मैं आज आपको कराने वाला हूं दोस्तों। और 40 के 40 बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपको हर जो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट होगा, ये जो सेशन होगा, हर बार एक आपको नया क्वेश्चन मिलेगा, ताकि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस की वैरायटी को कर सकें। तो दोस्तों, आज हम लोग शुरुआत करते हैं अपने सेशन नंबर 7 की। और सेशन नंबर 7 में पहला क्वेश्चन जो है वो है परमुटेशन कॉम्बिनेशन का। कह रहा है अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट कंटेन्स 5 क्वेश्चंस इन एंड ईच हैज 4 पॉसिबल आउटकम्स। हाउ मेनी डिफरेंट आंसर्स कीज आर पॉसिबल। बताइए कितने आंसर की पॉसिबल है। तो जैसे ये आपको दिख रहा है, ठीक है ना, हर क्वेश्चन की 4 चॉइस है। तो अगर मैं कहूं पहले क्वेश्चन को करने की कितनी चॉइसेस, 4। भाई या तो ए पे टिक लगा सकता हो, या बी पे, या सी पे, या डी पे। ऐसे इसको भी करने की कितनी चॉइस, 4। तो ऐसे अगर आपके पास कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, तो हर एक क्वेश्चन को करने की कितनी चॉइस होंगी, 4। हर एक क्वेश्चन को करने की कितनी चॉइस होंगी आपके पास, 4। तो टोटल नंबर ऑफ चॉइस कितनी हो गई, 4 into 4 into 4 into 4 into 4, माने 4 to the power 5। तो आंसर कितना हो जाएगा, 4 to the power 5 का मतलब 1024 पॉसिबिलिटी होंगी। अगर ये कहे कि कोई भी ऐसा नहीं हो सकता कि सारे क्वेश्चन आपके सही हो, तो -1 कर दीजिएगा। ठीक है ना। व्हाट इज द नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन विच ऑल योर आंसर इज नॉट करेक्ट। तो ऐसा एक ही वे होगा, ठीक है ना। बाकी 1023 वेज में क्या होंगे, आपके आंसर कोई ना कोई आंसर जरूर गलत होगा। तो इसका आंसर कितना होगा, वैसे टोटल पॉसिबल आउटकम पूछ रहा है, तो आंसर कितना हो गया, 1024। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड अगेन जो है वो एक परमुटेशन का क्वेश्चन है। वो कह रहा है हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 7 डिजिट कैन बी फॉर्म्ड by using the digit 3 4 5 6 7 8 9 and no digit being repeated are not divisible by 5। ठीक है ना। and digits being repeated, no digit being repeated and are not divisible by 5, माने आपको वो नंबर पता करने हैं जो 5 से डिविजिबल नहीं हो। तो बेटा किसी काम को ना करने की पॉसिबिलिटी अगर निकालनी हो, तो हम क्या करते हैं, टोटल में से करने की पॉसिबिलिटी को माइनस करते हैं। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर मैं 7 डिजिट के नंबर की बात करूं, तो 7 डिजिट के लिए हमारे पास 7 प्लेसेस होने चाहिए, और हमें निकालना है नॉट डिविजिबल बाय 5। तो नॉट डिविजिबल बाय 5 निकालने के लिए क्या करेंगे, नॉट डिविजिबल बाय 5 निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल नंबर्स में से हमें माइनस करना पड़ेगा डिविजिबल बाय 5 वाले नंबर। मतलब टोटल कितने नंबर बनाए जा सकते हैं, उसमें से कितने नंबर ऐसे हैं जो 5 से डिविजिबल हो जाते हैं। अगर हम वो माइनस कर देंगे तो हमें नॉट डिविजिबल बाय 5 वाले नंबर्स मिल जाएंगे। तो पहले 7 डिजिट के टोटल कितने नंबर बनाए जा सकते हैं, हम टोटल की बात कर रहे हैं। तो टोटल के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं, ये सारी चॉइसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो पहले प्लेस के लिए 7 चॉइस, 6 5 4 3 2 1, माने 7 फैक्टोरियल। मतलब टोटल कितने नंबर बनाए जा सकते हैं, 5040 नंबर्स बनाए जा सकते हैं। अब इसमें से हम वो नंबर्स माइनस करेंगे जो 5 से डिविजिबल हो जाते हैं। तो डिविजिबल बाय 5 वाले नंबर निकाल रहे हैं हम, डिविजिबल बाय 5। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, लास्ट प्लेस पे क्या कर देंगे, या तो 0 या 5। 0 हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हमने 5 फिक्स कर दिया। मतलब लास्ट प्लेस पे 5 के अलावा कोई नंबर नहीं आना चाहिए। तो पहले प्लेस के लिए कितनी चॉइस, 6, फिर 5, फिर 4 3 2 1, और यहां के लिए एक चॉइस, ये नंबर बन गया 720। तो इसमें से हमने ये माइनस कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 4320। माने 4320 नंबर्स ऐसे होंगे जो 5 से डिविजिबल नहीं होंगे। तो इसका आंसर आएगा 4320। क्लियर हो गई बात दोस्तों। चलिए, सबसे पहले वीडियो को देखने से पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना जरूरी है। वीडियो को जब तक आप लाइक नहीं करेंगे, तब तक पता नहीं लगेगा यूट्यूब वालों को कि भाई हाँ, आज इस चैनल पे भी मेहनत हो रही है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है मल्टीपल एक्सिस लाइन चार्ट
इज कंसिडर। भाई मल्टीपल एक्सिस का कब यूज करते हैं? लाइन डायग्राम की बात करें तो लाइन डायग्राम जो बनाया जाता है वो एक टाइम सीरीज डेटा के लिए बनाया जाता है, ठीक है ना। लाइन डायग्राम हमेशा एक वन डायमेंशनल फिगर होती है। अगर आपको दो या दो से ज्यादा सीरीज गिवन है जिनकी यूनिट सेम है तो हम क्या करते हैं? मल्टीपल लाइन चार्ट डायग्राम बनाते हैं, मल्टीपल लाइन चार्ट बनाते हैं। लेकिन अगर दो या दो से ज्यादा सीरीज दे रखी है होती है और जिनकी यूनिट डिफरेंट होती है तो उस कंडीशन में मल्टीपल एक्सिस लाइन डायग्राम बनाते हैं। और तीसरी एक कंडीशन और होती है दोस्तों कि जब डेटा के अंदर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा हो तो उस कंडीशन में हम लॉग वाई की जगह वो सॉरी वाई की जगह लॉग वाई का यूज करते हैं। तब जो चार्ट बनता है उसे बोलते हैं लॉगरिथम चार्ट या रेशो चार्ट। तो ये पूछ रहा है मल्टीपल एक्सिस लाइन डायग्राम के बारे में। इसका मतलब यहाँ पे आपको दो या दो से ज्यादा सीरीज गिवन होनी चाहिए और दोनों की यूनिट भी क्या होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए। तो आंसर क्या हुआ? देयर इज मोर देन वन टाइम सीरीज, द यूनिट्स ऑफ द वेरिएबल्स आर डिफरेंट इन एनी केस इफ देयर आर मोर देन वन टाइम सीरीज एंड यूनिट ऑफ द वेरिएबल्स आर डिफरेंट। डी वाला आंसर होगा। माने दो या दो से ज्यादा सीरीज भी गिवन हो और उनकी यूनिट भी क्या होनी चाहिए दोस्तों? सेम और डिफरेंट होनी चाहिए। तब जाके आप क्या करेंगे? मल्टीपल एक्सिस लाइन डायग्राम को बनाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी करस्पॉन्डिंग टू अ क्लास इंटरवल इज इक्वल्स टू। भाई फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बराबर क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द क्लास, डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द क्लास। लेंथ ऑफ द क्लास कह सकते हैं, हाइट ऑफ द क्लास कह सकते हैं, क्लास इंटरवल कह सकते हैं, विड्थ ऑफ द क्लास कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो क्लास फ्रीक्वेंसी टू द क्लास लेंथ, बिल्कुल ठीक, ये वाली ठीक लग रही है। क्लास फ्रीक्वेंसी टू द टोटल फ्रीक्वेंसी, नहीं सर, ये कहलाएगी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्लास फ्रीक्वेंसी अगर टोटल फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आएगा? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल के आएगी। क्लास लेंथ टू द टोटल फ्रीक्वेंसी ऐसी नाम की कोई चीज नहीं होती और क्लास फ्रीक्वेंसी टू द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐसी कोई चीज नहीं होती। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द पेयर ऑफ एवरेजेस हुज वैल्यू कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली। भाई वो आपको पेयर ऑफ एवरेज बताने हैं जिसे आप ग्राफ के थ्रू भी पता कर सकते हैं। भाई मीन की बात करें तो मीन एक मैथमेटिकल एवरेज होता है दोस्तों जिसको ग्राफ के थ्रू पता नहीं किया जा सकता। मीडियन और मॉड की बात करें, मीडियन क्या होता है? पोजिशनल एवरेज होता है और मॉड क्या होता है? फ्रीक्वेंटली एवरेज होता है। इसे आप ग्राफ के थ्रू भी पता कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? मीडियन एंड मॉड। मीडियन एंड मॉड माने सी वाला, ये वाला आंसर हो गया, मीडियन एंड मॉड, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स डज नॉट पोजेसेस मैथमेटिकल प्रॉपर्टी। भाई किसके अंदर मैथमेटिकल प्रॉपर्टी नहीं होती? अरिथमेटिक मीन के अंदर मैथमेटिकल प्रॉपर्टी होती है, यस। क्यों? क्योंकि ये सभी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है। जो सेंट्रल वैल्यू सभी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होगी उसके अंदर मैथमेटिकल प्रॉपर्टी तो होंगी ही होंगी। जैसे अरिथमेटिक मीन की बात करें तो वो सभी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है तो उसके अंदर मैथमेटिकल प्रॉपर्टी भी होती है। ज्योमेट्रिक मीन की बात करें वो भी सभी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है इसलिए उसके अंदर भी मैथमेटिकल प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, हार्मोनिक मीन की बात करें वो भी सभी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है इसलिए उसके अंदर भी मैथमेटिकल प्रॉपर्टी होती है। लेकिन अगर मीडियन की बात करें इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन तो मीडियन मैथमेटिकल प्रॉपर्टी को शो नहीं करता। मॉड इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन सो मॉड भी मैथमेटिकल प्रॉपर्टी को शो नहीं करता। तो इसका है ये पूछ रहे कि कौन सी ऐसी सेंट्रल वैल्यू है जो सभी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड नहीं है या जिसके अंदर मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज नहीं होंगी। तो अरिथमेटिक मीन में होंगी, ज्योमेट्रिक मीन में होंगी, हार्मोनिक मीन में होंगी, मीडियन में नहीं होंगी। तो आंसर क्या होगा? डी होगा। आंसर क्या होगा दोस्तों? डी होगा। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है P इंटू क्यू मीन्स, हाँ जी सर ये अच्छा क्वेश्चन है डायरेक्शन टेस्ट का। P इंटू क्यू मीन्स P is to the south of Q, P plus Q means P is to the north of Q, P percentage Q means P is to the east of Q and P minus Q means P is to the west of Q. In that case, A percentage B plus C minus D, then D is in which direction of B? तो A percentage B का मतलब हो गया A is to the east of B. A जो है वो B के ईस्ट में है, A जो है वो B के ईस्ट में है एंड B प्लस C माने B प्लस C कहां गया? ये रहा। तो B is to the north of C. B जो है वो C के नॉर्थ में है, B जो है वो C के नॉर्थ में है।
C माइनस डी, C माइनस डी का मतलब C इज टू द वेस्ट ऑफ Q, वो D, C इज टू द वेस्ट ऑफ D, C जो है वो D के वेस्ट में है। अब वो कह रहा है इन D इज इन विच डायरेक्शन ऑफ B, D जो है वो B के किस डायरेक्शन में है। वो B के क्या होगा भाई, अगर मैं ये नॉर्थ लूं, ये साउथ लूं, ये ईस्ट लूं, ये वेस्ट लूं, तो देखा जाए कहां जा रहा है, साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में जा रहा है। कहां जा रहा है, साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में जा रहा है, तो आंसर क्या हो गया, साउथ ईस्ट। क्लियर हो गई बात दोस्तों। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, कौन सा इसमें ऐसे है जो प्रेजेंटेशन डेटा को प्रेजेंट करने के काम में नहीं आता। भाई डेटा को बेसिकली 3 तरीकों से प्रेजेंट किया जाता है। पहला टेक्सुअल प्रेजेंटेशन, जहां डेटा को हम पैराग्राफ या नंबर ऑफ पैराग्राफ की फॉर्म में लिखते हैं, ऐसी प्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं, टेक्सुअल प्रेजेंटेशन कहते हैं। टेक्सुअल प्रेजेंटेशन बहुत लेबरियस होती है, टाइम कंज्यूमिंग होती है और मोनोटोनस होती है। मोनोटोनस माने एक बार में एक ही के लिए काम कर पाएगी। जैसे डॉक्टर अपनी रिपोर्ट लिखता है, वो एक टेक्सुअल प्रेजेंटेशन है। पुलिस वाले एफआईआर लिखते हैं, वो एक टेक्सुअल प्रेजेंटेशन। दूसरा होता है टेबुलर प्रेजेंटेशन, जहां डेटा को टेबल्स माने एक वेल बैलेंस टेबल में लिखा जाता है, उसे कहते हैं टेबुलर प्रेजेंटेशन। टेबुलर प्रेजेंटेशन का यूज किया जाता है फॉर कंपैरिजन ऑफ डेटा के लिए। तीसरा प्रेजेंटेशन होता है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, जहां डेटा को आप एक ग्राफ के थ्रू, एक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसी प्रेजेंटेशन को दोस्तों हम बोलते हैं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन बेसिकली हिडन ट्रेंड वैल्यूज को डिफाइन करने के पर्पज से प्रेजेंट किया जाता है। और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन एक एजुकेटेड एज वेल एज अनएजुकेटेड दोनों सेक्शन के लिए काम करता है। 3 टाइप के प्रेजेंटेशन होते हैं, ठीक है ना। अच्छा अगर हम बात करें तो पूछ रहा कौन सा प्रेजेंटेशन नहीं है, टेक्सुअल है, टेबुलर है, एक्सटर्नल प्रेजेंटेशन नाम की कोई चीज नहीं होती, तो आंसर ये होगा। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन तो होता ही होता है, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इफ द डिफरेंस बिटवीन द मीन एंड मॉड इज 63, माने मीन माइनस मॉड, ये आपको दे रखा है 63। अब पहले तो ये देखिए मीन माइनस मॉड क्या होगा। मीन माइनस मॉड क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीन माइनस मीडियन, दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीन माइनस मीडियन होगा। तो वो कह रहा है देन द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मीडियन विल बी, तो ये 63 अगर मैं रख दूं, ये 63 में रख दूं, तो 63 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 3, दैट इज इक्वल टू कितना आ गया 21। तो आंसर कितना होगा 21। क्लियर हो गई बात दोस्तों। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है गिवन द वेट्स ऑफ द नंबर्स 1 2 3 अप टू सो ऑन टू n are respectively 1 square 2 square 3 square up to so on to n square, then the weighted harmonic mean, माने ऑब्जर्वेशन हो गए आपके 1 2 3 4 अप टू सो ऑन टू n, और इसके वेट्स दे रखे हैं आपको 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर अप टू सो ऑन टू n स्क्वायर। जो मेरे पेड स्टूडेंट होंगे उन्हें पता होगा, इस टाइप के सारे क्वेश्चन मैंने क्लास में करा रखे हैं। अब आपसे पूछ रहा है क्या हार्मोनिक मीन के बारे में, तो हार्मोनिक मीन क्या होगा, समीशन W अपॉन समीशन W अपॉन x। भाई जैसे f चलता था वैसे W चलेगा, तो समीशन W अपॉन समीशन W अपॉन x। अब समीशन W का मतलब क्या हुआ, माने इन सब का सम। इन सब का सम क्या हुआ, ये हो गया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू सो ऑन टू n स्क्वायर। क्या होता है, ये होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो ये वैल्यू लगा दे, ये हो गया n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। अब इसके बाद है सबमिशन W अपॉन x। तो W को जब आप x से डिवाइड करेंगे तो W अपॉन x कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर डिवाइड बाय 1 1, 2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 तो प्लस 2, 3 स्क्वायर डिवाइड बाय 3 तो प्लस 3 अप टू सो ऑन टू कहां तक जाएगा n तक। अब ये क्या बन गया, सम ऑफ n नेचुरल नंबर बन गया। तो ये हो गया n प्लस 1 अपॉन 2 पर लिख दिया, n से n कैंसिल, n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल, 2 1 जा 2 3 जा, आंसर आ गया 2n प्लस 1 अपॉन 3। आंसर कितना आ गया 2n प्लस 1 अपॉन 3, ये वाला आंसर हो गया सर। क्लियर हो गई बात। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है विच मेजर ऑफ डिस्पर्सन इज बेस्ड ऑन द एब्सोल्यूट डेविएशन। भाई एब्सोल्यूट डेविएशन पे कौन सा डिस्पर्सन बेस्ड होता है? बिल्कुल ठीक जवाब, मीन डेविएशन। अगर हम बात करें तो डिस्पर्सन चार तरीके का होता है। वैसे तो देखा जाए डिस्पर्सन दो तरीके का होता है, एक एब्सोल्यूट और एक रिलेटिव। एब्सोल्यूट को अगेन चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है रेंज, दूसरा है मीन डेविएशन, तीसरा है स्टैंडर्ड डेविएशन और चौथा है क्वार्टाइल डेविएशन। रेंज का मतलब हमने टोटल डिस्पर्सन लिया, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट के बीच के डिफरेंस को हमने कह दिया रेंज। दूसरा मीन डेविएशन, मीन डेविएशन में हमने क्या किया भाई, पूरे डेटा का कलेक्टिवली हमने एक सेंट्रल वैल्यू कैलकुलेट करी और हर सेंट्रल वैल्यू से उस ऑब्जर्वेशन को माइनस किया। माने हम डेविएशन ना लेके एब्सोल्यूट डेविएशन लेंगे, नेगेटिव ना लेके पॉजिटिव क्वांटिटी लेंगे। बात समझ में आ गई? उन सबको जोड़ा, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करा तो एक ऑन एन एवरेज डेविएशन निकल आया जिसे नाम दिया गया मीन डेविएशन। तीसरा था स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन में हम क्या कर रहे थे, सबसे पहले सभी ऑब्जर्वेशन के डेविएशन का स्क्वायर का एवरेज निकाल रहे थे और फिर क्या लगा देते रहे थे, अंडर रूट। ठीक है ना? तो अंडर रूट ऑफ एवरेज ऑफ स्क्वायर डेविएशन इज नोन एज स्टैंडर्ड डेविएशन। और चौथा है क्वार्टाइल डेविएशन, जो कि किसके बिहाफ पे कैलकुलेट किया जाता है दोस्तों, अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल के बिहाफ पे। तो हमने Q3 से Q1 माने सेंट्रल 50% ऑफ द ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पे डेविएशन कैलकुलेट किया और जो निकल के आया उसे हाफ कर दिया। तो कुल मिला के ये पूछ रहा है कौन सा डेविएशन ऐसा है जो एब्सोल्यूट डेविएशन पे बेस्ड है, तो सर मीन डेविएशन है। ये किस पे बेस्ड है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट। ये किस पे बेस्ड है, ये है एवरेज ऑफ स्क्वायर डेविएशन पे। और ये किस पे बेस्ड है, ये है सेंट्रल 50% ऑफ द ऑब्जर्वेशन पे। ठीक है ना? बात समझ में आ गई? कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन किसके बराबर होगा, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन हमेशा आर स्क्वायर के बराबर होगा। और कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन किसके बराबर होगा, 1 माइनस आर स्क्वायर के बराबर होगा। तो इसका आंसर तो आ गया आर स्क्वायर, डी वाला आंसर। ये क्वेश्चन यहाँ पे 13 होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, ये 14th हो गया, हम इसको इग्नोर कर देते हैं, था ही नहीं सर। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। वो कह रहा है फॉर एन पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन द कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन इज कैलकुलेटेड 1/√5। माने ये किसकी वैल्यू गिवन है, ये आपको आर की वैल्यू गिवन है। जब ये आर की वैल्यू जरा ध्यान से देखिए कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। और कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन माने, अगर याद करें तो कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन का जो फॉर्मूला होता था वो होता था आर इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस 2c माइनस एम अपॉन एम। हालांकि हमने तो फॉर्मूला याद भी नहीं किया, हम ये कहते थे कि अगर 2c माइनस एम अपॉन एम एक पॉजिटिव वैल्यू होगी तो यहाँ पे भी पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे भी पॉजिटिव आएगा। और 2c माइनस एम अगर एक नेगेटिव वैल्यू होगी तो यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा और यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा। कुल मिला के आर की वैल्यू पॉजिटिव दे रखी है, इसका मतलब 2c माइनस एम अपॉन एम एक पॉजिटिव नंबर आ रहा होगा, 100% श्योर बात है। ठीक है ना? वो कह रहा है देयर आर 6 कॉन्करेंट डेविएशन, माने सी की वैल्यू आपको दे रखी है 6। सी की वैल्यू कितनी रखी है आपको, 6। सबसे पहले देखिए सी की वैल्यू 6, आर की वैल्यू 1/√5, तो पहले एम की वैल्यू निकाल लेंगे। तो स्क्वायरिंग कर लेते हैं, हाथों हाथ 1/√5 का स्क्वायर करेंगे तो 1/5 हो गया। और यहां आ जाएगा 2 इंटू सी की वैल्यू है 6 माइनस एम अपॉन एम। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा एम इक्वल्स टू 12 5 60 माइनस 5 है, तो एम की वैल्यू 10 आ गई। माने 10 पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन में साइन दिया गया होगा, तो टोटल नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन एक एक्स्ट्रा होंगे, क्योंकि पहले वाले पेयर में आप साइन नहीं दे पाएंगे। तो यहां नंबर ऑफ पेयर ऑफ एन की वैल्यू कितनी होगी सर, एन की वैल्यू होगी 11। एन की वैल्यू कितनी होगी सर, 11, क्योंकि 10 पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन में तो आपने साइन दिया है, एक एक्स्ट्रा पेयर होता है, कौन सा, फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाले में आप साइन नहीं दे सकते, इसलिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने होंगे, 11 होंगे। बात समझ में आ गई दोस्तों? जवाब लिख के भेजते रहिएगा समझ में आ रहा हो तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। वो कह रहा है इफ द प्लॉटेड पॉइंट इन अ स्कैटर डायग्राम लाई फ्रॉम लोअर लेफ्ट, माने लोअर लेफ्ट ये हो गया, टू अपर राइट, टू अपर राइट, देन द कोरिलेशन इज, अगर लोअर लेफ्ट से अपर राइट की तरफ जा रहा होगा तो कैसा रिलेशन होगा सर, पॉजिटिव रिलेशन होगा। अपर लेफ्ट से लोअर राइट की तरफ जा रहा होगा तो कैसा रिलेशन होगा, नेगेटिव रिलेशन होगा। एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी तो क्या होगा, एक लीनियर रिलेशनशिप होगा, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, आर की वैल्यू +1। एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो कि अपर लेफ्ट से लोअर राइट की तरफ जा रही होगी और एंगल बना रही होगी 45 डिग्री का, तो उस कंडीशन में देयर एग्जिस्ट अ परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स। और अगर कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन ना हो तो दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं होगा। तो ये कह रहा है लोअर लेफ्ट से अपर राइट जा रही है, माने कैसा रिलेशन होगा, पॉजिटिव रिलेशन होगा। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 की। वो कह रहा है डिटरमाइन द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई।
आपको नंबर ऑफ आइटम्स दे रखे हैं, x के 15 है, y के भी 15 है। अर्थमेटिक मीन दोनों का गिवन है, x का अर्थमेटिक मीन है 25, y का अर्थमेटिक मीन है 18। सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन ऑफ मीन दे रखा है, माने ये आपको दे रखा है समीशन d स्क्वायर x और ये रखा है समीशन d स्क्वायर y। ठीक है ना। अब वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है सर, क्या पूछा है इसने, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पूछा, क्या पूछा है इसने, उसने पूछा है डिटरमाइन द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, आर की वैल्यू पूछ रहा है, आर की वैल्यू पूछ रहा है। लेकिन इसके अंदर बेटा जी कुछ और भी गिवन है, जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन ये 16 नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, जरा ध्यान से देखिए। इसमें गिवन है आपको ये द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द डेविएशन ऑफ x एंड y फ्रॉम मीन, माने ये गिवन है समीशन dx इंटू dy, समीशन dx इंटू dy, आपसे r की वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए आर आपको पता है, याद करिए डेविएशन के बिहाफ पे कैलकुलेट होता था। पहला मेथड कौन सा था, स्कैटर डायग्राम, जिसमें हम फिगर के बिहाफ पे बताते थे दोनों वेरिएबल्स के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होगा या नेगेटिव रिलेशन होगा। माने फिगर अगर लोअर लेफ्ट से अपर राइट की तरफ जा रही है, माने एक वेरिएबल बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में दोनों वेरिएबल्स के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता था। अपर लेफ्ट से लोअर राइट जा रही है, माने एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, माने दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो उस कंडीशन में दोनों वेरिएबल्स के बीच में एक नेगेटिव कोरिलेशन होता था। और अगर कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं मिलती थी तो हम कहते थे अनकोरिलेटेड टू ईच अदर। दूसरा मेथड था कार्ल पियर्सन मेथड। कार्ल पियर्सन मेथड में आर बराबर होता था कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, याद करिए, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ये होता था। अब या तो ये लगाइए या फिर आप कहते थे डेविएशन के बिहाफ पे, माने समीशन dx इंटू dy अपॉन अंडर रूट ऑफ समीशन डी स्क्वायर एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ समीशन डी स्क्वायर वाई, ये होता था। अब जरा देखिए, आपको डी स्क्वायर एक्स भी गिवन है, डी स्क्वायर वाई भी गिवन है और समीशन डी एक्स डी वाई भी गिवन है, माने बाकी की वैल्यूज की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, ये कितना गिवन है 122 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 136 और इंटू अंडर रूट ऑफ 138। इसको सॉल्व करना है, आंसर निकल जाएगा। जरा फटाफट से सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 136 इंटू 138 और इसका अंडर रूट कर दिया, ये आ गया, मेमोरी में जोड़ लिया इसको हमने, 122 डिवाइडेड बाय एमआरसी कर दिया, इक्वल्स टू दबा दिया 0.890, 0.890, ये वाला आंसर आ गया बी। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात दोस्तों। तो क्वेश्चन में कभी कभी चीजें ऐसी जानबूझ के दी जाती है कि आप भटक जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है if r is the Karl Pearson's coefficient of correlation in the bivariate distribution, the two regression lines are intersect at right angle, दोनों लाइन ऑफ रिग्रेशन एक दूसरे को कहां इंटरसेक्ट कर रही हैं, राइट एंगल पे, ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। माने एक हो गई y ऑन x और एक हो गई x ऑन y। अगर दोनों लाइंस ऑफ रिग्रेशन एक दूसरे को 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर पे इंटरसेक्ट करती है, तो उस कंडीशन में याद रखिएगा हमेशा आर की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि एक का कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन दूसरे के कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन के अपोजिट साइन के बराबर आता है। और अगर दोनों कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन अपोजिट साइन के हो जाएंगे तो उस कंडीशन में आर की वैल्यू क्या होती है, 0। माने दोनों कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन हमेशा क्या होने चाहिए, सेम साइन के होने चाहिए। अगर बी वाई एक्स और बी एक्स वाई ये दोनों पॉजिटिव होंगे तो आर भी पॉजिटिव होगा, ये दोनों नेगेटिव होंगे तो आर भी नेगेटिव होगा। लेकिन अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो उस कंडीशन में आर की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 0 होती है। बात समझ में आ गई। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। तो इसका आंसर तो हमारा बी हो चुका है, ये लिखना भूल गया, बी हो गया हमारा आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। वो कह रहा है 3 competitors in a contest are ranked by 2 judges, order 1 2 3 and 2 3 1 respectively, calculate the spaceman's rank coefficient of correlation। माने एक वेरिएबल हो गया x 1 2 3 और एक वेरिएबल हो गया y 2 3 1, रैंक ऑफ x 1 2 और 3, रैंक ऑफ y 1 2 और 3, डिफरेंस का स्क्वायर 3 माइनस 1 2 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर 1 1 और यहां आ गया 4, समीशन डी स्क्वायर 6, आर बराबर 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वायर 6 अपॉन एन एन स्क्वायर माइनस 1, कितने पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 3, तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1,
माने हो गया 8, 3 इंटू 8, तो 3 2 जा 6 कट गया, 2 4 जा 8 कट गया, 4 2 जा 3 कट गया, 1 माइनस 3/2 का मतलब हो गया -1/2, -1/2 का मतलब आंसर हो गया -0.5। क्लियर हो गई बात? तो इतना क्वेश्चन तो बिल्कुल आ सकता है पेपर के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है इन स्पेसमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट द सम ऑफ द डिफरेंस ऑफ द रैंक बिटवीन द वेरिएबल शैल बी। क्या हो सकता है सम ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द रैंक ऑफ द वेरिएबल? जरा ध्यान से देखिए, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द रैंक ऑफ वेरिएबल नहीं कह रहा है, द सम ऑफ द डिफरेंस ऑफ द रैंक बिटवीन द वेरिएबल हमेशा क्या होता है? जीरो। माने समीशन dx की वैल्यू, d की वैल्यू ऑलवेज इक्वल टू जीरो, या ये क्या है, समीशन ऑफ rx माइनस ry क्या होगा? ऑलवेज इक्वल टू जीरो। और होना भी चाहिए भाई, जितनी x की रैंक होगी उतनी y की रैंक होगी। तो x की रैंक का सम करे और y की रैंक का सम करे, दोनों को माइनस करे तो हमेशा क्या मिलेगा? जीरो ही मिलेगा। हमेशा क्या मिलेगा? जीरो ही मिलेगा। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। कह रहा है फॉर 10 पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन द नंबर ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन वाज फाउंड टू बी 4। नंबर ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन का मतलब ये c की वैल्यू आपको गिवन है कितनी? 4। ठीक है ना। नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन माने n की वैल्यू कितनी गिवन है आपको? 10। तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9। m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9। ज्यादातर केस में m का मतलब नंबर ऑफ पेयर्स इन विच साइन अलॉटेड। ज्यादातर केस में m की वैल्यू क्या होती है? नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन से एक कम होती है। जो पहला पेयर होता है आप उसमें साइन नहीं दे सकते, बाकी सभी में साइन दे सकते हैं। तो वो कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन, माने r की वैल्यू पूछ रहा है। अब सबसे पहले 2c माइनस m चेक करिए। तो 2 4 द 8 माइनस 9 क्या आएगा? माइनस का 1। माने आर की वैल्यू 100% नेगेटिव आएगी। नेगेटिव वाले दो आंसर है, या तो सी या डी। ए और बी तो कैंसिल हो चुका है हमारा, ठीक है ना। अब अंडर रूट ऑफ, हाँ जी, माइनस आएगा। अब 2c माने 2 4 द 8 माइनस 9 कितना आएगा? -1। तो माइनस माइनस प्लस 1 कर देंगे अपॉन m, m का मतलब 9। तो आंसर कितना आ गया? r इक्वल टू -1/3। आर इक्वल टू क्या आ गया? आर इक्वल टू आ गया -1/3। क्लियर हो गई बात दोस्तों? चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 की। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 की। इफ द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x एंड x ऑन y आर दिस एंड दिस, ठीक, देन द अरिथमेटिक मीन ऑफ x एंड y। आप जरा ध्यान दीजिए, दोनों लाइंस ऑफ रिग्रेशन, दोनों लाइंस ऑफ रिग्रेशन, एक हो गई y ऑन x और एक हो गई x ऑन y। दोनों लाइंस ऑफ रिग्रेशन एक दूसरे को कहां इंटरसेक्ट करती हैं? इनके रेस्पेक्टिव मीन पर। दोनों लाइंस ऑफ रिग्रेशन एक दूसरे को कहां इंटरसेक्ट करती हैं? इनके रेस्पेक्टिव मीन पर। तो ये पूछ रहा है बताइए एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी। तो पुट करके देख लीजिए, जो दोनों को सेटिस्फाई कर जाए वो आंसर। तो पहले जरा x की जगह 1 और y की जगह -1 पुट करिए। तो 2 1 जा 2 -3 1 जा 3, 2 -3 करेंगे -1, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। 5 1 जा 5, 6 1 जा 6, माने 5 - 6 -1 सेटिस्फाई कर रहा, तो आंसर ए ही होगा। आंसर क्या होगा? ए होगा। मतलब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तब भी x और y की वैल्यू -1 और -1 ये ही आएगी आपकी। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 की। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 की। फॉर पॉजिटिव एंड परफेक्टली कोरिलेटेड रैंडम वेरिएबल। देखिए परफेक्टली कोरिलेटेड का मतलब हो गया r की वैल्यू क्या हो गई? +1। वन ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट इज 1.3। एक रिग्रेशन कोफिशिएंट है 1.3, मान लीजिए बी वाई एक्स की वैल्यू 1.3 है एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इज 2। अच्छा, माने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स की वैल्यू 2 है। अच्छा, बी वाई एक्स अगर 1.3 है तो बी एक्स वाई क्या होगा? ये 100% 1/1.3 होगा, तभी ऐसा हो सकता है। अगर देयर एग्जिस्ट अ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स, तो दोनों कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन क्या होंगे? एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, 100% श्योर बात है। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स आपको 2 दे रखा है, आपसे वेरिएंस ऑफ वाई, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई निकाल लीजिए, उसका स्क्वायर निकालना है आपको। अब आपको पता है बी वाई बराबर क्या होता है? बी वाई एक्स बराबर क्या होता है? आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। ये कितना है? 1.3 मान लेते हैं। आर की वैल्यू कितनी है? 1। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई नहीं पता, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स कितना है? 2। ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा? 2.6। माने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई क्या होगा? 2.6 का होल स्क्वायर, माने आंसर हो जाएगा 6.76। आंसर क्या हो जाएगा? 6.76। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 23 की बात। क्वेश्चन नंबर 23 की बात। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है?
ये कह रहा है कि सर बी एक्स वाई आपका है -1, बी वाई एक्स, ये वाई एक्स होना चाहिए, बी वाई एक्स की वैल्यू है -0.4, आर एक्स वाई पूछ रहा है। अब सबसे पहले ये देखिए दोनों कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन क्या है, अब वो सेम साइन के दोनों नेगेटिव है, तो ये बात श्योर हो गई कि आर की वैल्यू नेगेटिव ही आएगी, और नेगेटिव वाला एक ही आंसर है ये। हालांकि फिर भी हम चेक करेंगे कि दोनों कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन अगर नेगेटिव है तो आर की वैल्यू नेगेटिव आएगी, लेकिन फिर भी हम आंसर पूरा चेक करेंगे, तो आर बराबर क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट का क्या होगा, अंडर रूट, तो माने आर इक्वल टू क्या होगा, बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो आर भी पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव है तो आर भी नेगेटिव, मुझे दिख रहा है कि ये दोनों नेगेटिव है, तो आर की वैल्यू भी क्या होगी, नेगेटिव आएगी। इन दोनों का प्रोडक्ट का अंडर रूट करेंगे, कितना आ जाएगा, माइनस का 0.8। क्लियर हो गई बात दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 की। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 की। इफ द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द डेविएशन of x and y from their means is 0, माने समीशन dx into dy, इसकी वैल्यू 0 दे रखी है, देन द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y, माने r की वैल्यू क्या होगी, 0। भाई कैसे, कार्ल पियर्सन मेथड में याद करिए, कार्ल पियर्सन मेथड में r बराबर COV xy अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। माने अगर कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई नेगेटिव होगा तो आर भी नेगेटिव होगा, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई पॉजिटिव होगा तो आर भी पॉजिटिव होगा, और कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई 0 होगा तो आर भी 0 होगा। ठीक है ना, तो अगर मैं कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई की बात करूं तो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई क्या होगा, समीशन dx इंटू डी वाई अपॉन एन। भाई दोनों दोनों सीरीज के डेविएशन के प्रोडक्ट का क्या होगा, एवरेज होगा। ये वैल्यू आपको क्या रखी है, 0, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपने आप ही 0 हो जाएगी। बात क्लियर हो गई दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25, इफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y इज 0.5, माने r x y आपको दे रखा है 0.5, वो कह रहा है देन द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन 2x - 3 एंड 3 - 5y। तो जरा ध्यान दीजिए, तो कोरिलेशन पे ओरिजिन का कभी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोरिलेशन पे ओरिजिन का कोई फर्क नहीं पड़ता। किसका फर्क पड़ता है, स्केल का, स्केल में भी किसका, साइन का। तो सबसे पहले ओरिजिन क्या है इसमें, सर -3 इसमें काट दिया, और ये 3 है इसमें, ये भी काट दिया। अब इसका स्केल कैसा आया, पॉजिटिव, और इसका स्केल कैसा आया, नेगेटिव। तो पहले अगर माइनस का 0.5 था तो न्यू कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कितना होगा, माइनस का 0.5। माने सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ कोरिलेशन चेंज होता है, कभी भी स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन चेंज नहीं होता है दोस्तों। ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, इफ द इक्वेशन ऑफ टू रिग्रेशन लाइंस आर 2x - 3y इक्वल्स टू दिस एंड 4x - 5y इक्वल्स टू 8, देन द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y इज इक्वल्स टू। तो हम क्या करेंगे, दो लाइंस ऑफ रिग्रेशन गिवन है आपको। सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि कौन सी लाइन ऑफ रिग्रेशन इसमें x ऑन y है, कौन सी लाइन ऑफ रिग्रेशन इसमें y ऑन x है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2x - 3y इक्वल्स टू 0, और दूसरी है 4y - 5x इक्वल्स टू 8। हमने क्या करा, लेट कर लिया ये वाली x ऑन y है और ये वाली y ऑन x है। अब सबसे पहले x ऑन y है तो b x y बराबर क्या होगा, माने इसे x इक्वल्स टू की फॉर्म में लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू, ये माइनस का 3y इधर जाएगा, प्लस का 3y और अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 3/2। कितना हो जाएगा, 3/2, 3/2। अब इसे y ऑन x माना है तो इसे y इक्वल्स टू की फॉर्म में लेके आएंगे, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 5x प्लस 8 अपॉन 4 तो बी वाई एक्स कितना हो गया, बी वाई एक्स कितना हो गया, 5/4। अब चेक करो क्या ये दोनों सेम साइन के आ रहे हैं, बिल्कुल सेम आ रहे हैं। क्या दोनों का प्रोडक्ट 1 से बड़ा है या छोटा है, भाई अगर 1 से बड़ा आया है तो हमने जो माना है वो गलत माना है, और अगर प्रोडक्ट 1 से छोटा है हमने जो माना है वो ठीक माना है। तो ये हो जाएगा 3 5 जा 15 और 4 2 जा 8, 15/8 का मतलब 1 से बड़ा, मतलब हमने जो माना है वो गलत माना है। ये वाली एक्स ऑन वाई नहीं, ये वाली वाई ऑन एक्स है, और ये वाली वाई ऑन एक्स नहीं, ये वाली एक्स ऑन वाई है। और इसका बी वाई एक्स कितना हो जाएगा, उल्टा कर दीजिए 2/3। इसका बी एक्स वाई कितना हो जाएगा, उल्टा कर दीजिए 4/5। तो दोनों पॉजिटिव है तो आर भी पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव में अंडर रूट ऑफ इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए 8/15, ये आंसर आ जाएगा। आर इक्वल्स टू प्लस अंडर रूट ऑफ 8/15,
माने आंसर हो गया ये वाला। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? If two lines of regression are this and this respectively, then the regression line of y on x, अभी जैसे क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम वैसे ही करना है। तो हमने सबसे पहले इसे मान लिया x on y और इसे मान लिया y on x। इसमें का एक क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर मिलेगा बेटा जी, जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा। x on y, तो जरा इसे x इक्वल टू की फॉर्म में लेके आइए, -2y + 5, तो bxy कितना हुआ? -2। ठीक है ना, इसे y on x माना तो इसे y इक्वल टू की फॉर्म में लेके आइए, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? -2x + 8 अपॉन में 3 तो by x कितना हो गया? -2/3। ठीक है ना, अब जरा चेक करिए, दोनों सेम साइन क्या आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है? सर 4/3 आ रहा है। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 4/3, जो कि 1 से क्या हो गया? बड़ा हो गया। इसका मतलब हमने जो माना है वो गलत माना है। ये वाली x on y नहीं, ये वाली y on x है। ये वाली y on x नहीं, ये वाली x on y है। हमें यही पता करना था कौन सी इक्वेशन y on x है। सर ये वाली y on x है, माने x + 2y - 5। आंसर हो गया ए। आंसर हो गया दोस्तों ए। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 28। वो कह रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन आर टीम ऑफ 11 प्लेयर्स कैन बी मेड आउट ऑफ 11 15 प्लेयर्स इफ वन पर्टिकुलर प्लेयर इज नॉट टू बी सिलेक्टेड इन द टीम। एक पर्टिकुलर प्लेयर को मना कर दिया गया, टीम में सिलेक्ट ही नहीं करना है। पहले 15 में से 11 सिलेक्ट करना था, अब क्या करेंगे? जिसको मना कर दिया गया, जैसे मान लीजिए कोहली को मना कर दिया गया, तो अब 15 में से 11 की जगह क्या होंगे? 14 में से 11 सेलेक्ट करेंगे, माने आंसर कितना हो जाएगा? 14C11। 14C11, 14C11 का मतलब हो गया 14C3, और 14C3 क्या सॉल्व होगा? 14 इंटू 13 इंटू 12 अपॉन 3 इंटू 2, ये कट गया 2 जा, तो 14 इंटू 13 इंटू 2, 14 इंटू 13 इंटू 2, 364। आंसर हो गया ए। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। वो कह रहा है, द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड पेट्रोल सच दैट द वर्ड्स डू नॉट हैव पी ऑन फर्स्ट पोजीशन। पी जो है फर्स्ट पोजीशन पे नहीं आना चाहिए। तो ना आने की कंडीशन का हमेशा याद रखिएगा, क्या करते हैं? टोटल में से करने की कंडीशन को माइनस करते हैं। टोटल कंडीशन कितनी हो गई? 6 फैक्टोरियल में से हमको क्या रखना है? पी जो है फर्स्ट पोजीशन पे आना चाहिए, तभी तो हम क्या करेंगे? पी के ना आने की बात करेंगे। तो पी को अगर हम फर्स्ट पोजीशन पे फिक्स कर देते तो रह जाती है चॉइसेस 5 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 720, 5 फैक्टोरियल मतलब हो गया 120, आंसर हो गया 600। ये आंसर हो गया। क्लियर हो गई बात? तो किसी भी काम को ना करने की कंडीशन कभी निकालनी हो तो टोटल में से करने की कंडीशन को माइनस किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 वो कह रहा है, इफ द फर्स्ट एंड द लास्ट ऑफ एन एपी आर 5 and 905, अच्छा, द सम ऑफ द टर्म इज 45955, द नंबर ऑफ टर्म्स। अरे एपी की सम की बात करें तो अगर आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन हो तो सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है? n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होता है। अब आपको सम ऑफ एन टर्म्स गिवन है, कितना गिवन है? 45955। एन की वैल्यू गिवन नहीं है, 2 ये हो गया, और फर्स्ट प्लस लास्ट कितना हो गया? 1000, नहीं 910, सॉरी, कितना हो गया? 910। तो ये कट जाएगा, ये कितना हो गया? 405। 405 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 45955 डिवाइडेड बाय 405, 45955 डिवाइडेड बाय 405, 113 पॉइंट समथिंग आ रहा, कुछ गड़बड़ कर दी क्या? इफ द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज आर 5 and 95, 5 and 95 तो नहीं है। अगर ये 100 हो गया तो 45, 45955 100 डिवाइड बाय 50 और कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 919, नहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, या तो क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंटिंग लग रही है। 5 + 905 करेंगे 910 होगा, 45,955 डिवाइडेड बाय 910 इंटू 2, 101 सही आ रहा है, वो कैलकुलेशन मिस्टेक है।
एन की वैल्यू कितनी आ गई, 101 आ गई। ठीक है, बात समझ में आ गई दोस्तों, क्लियर हो गई बात। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 31, वो कह रहा है इफ द nth टर्म ऑफ द एपी 975 इज सेम एज द nth टर्म ऑफ दिस एपी। तो एन की वैल्यू पूछ रहा है। पहले तो इसकी nth टर्म बताइए कितनी होगी। इसकी nth टर्म क्या होगी भाई, किसी एपी की nth टर्म क्या होती है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। भाई डी हमेशा एक कम चलेगा, तो a कितना है 9 प्लस n माइनस वन इंटू डी, डिफरेंस कितने का है 2 का, तो 2n माइनस टू इज इक्वल्स टू, इसकी nth टर्म क्या होगी 15 प्लस, इसका डिफरेंस कितने का है सर -3 का, तो माइनस का 3n प्लस 3, माइनस का 3n प्लस 3, तो ये हो जाएगा इधर आके 5n, और ये 9 में से 2 गया 7, इधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो 15 में से 7 गया 8 और 3 11, नहीं कुछ गड़बड़ हो गई, 9 में से 2 गया 7 और 15 3 18, 18 में से गया 7, कुछ गड़बड़ हो रही है भाई, -3n प्लस 3 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। और ये -2 होगा बेटा, गलती हो गई, ये माइनस का 2n है, डिफरेंस माइनस का है प्लस का ले लिया हमने, डिफरेंस किसका है माइनस का है, तो ये हो जाएगा माइनस का 2n प्लस का 2 इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा n, और 9 2 11 और 15 3 18, ठीक है ना। तो 9 2 11 18 में से 11 गए, कितने बचेंगे 7, n की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 की। वो कह रहा है द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी, ठीक है ना, इज 3n स्क्वायर प्लस 5n, द सीरीज इज, सीरीज पूछ रहा है, ये सम ऑफ n टर्म्स दे रखा है आपको, माने Sn की वैल्यू गिवन है 3n स्क्वायर प्लस 5n। अब अगर मैं n की जगह 1 लगाऊं तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म आनी चाहिए, मतलब कितना आ जाएगा 8, 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 8। पहली टर्म 8 होनी चाहिए, 8 वाले 3 ऑप्शन है, ये तो कैंसिल हो गया, क्योंकि ये किसके बराबर होगा a1 के बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा a1 के। अच्छा अगर मैं s2 n की जगह 2 लगा रहा हूं, इसका मतलब ये क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा a1 प्लस a2 निकल के आएगा। जरा देखिएगा n की जगह 2, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2, माने हो जाएगा 2 2 4 या 12 और 10 22 हो गया। ये किसकी वैल्यू निकल के आई a1 प्लस a2 की वैल्यू निकल के आई। तो जरा चेक करिए 22 किसका सम आ रहा है, इन दोनों का भी आ रहा है सर, इन दोनों का भी आ रहा है। तो जरा चेक करिए, सबसे पहले तो a1 की वैल्यू अगर मैं यहाँ 8 लगाता हूं तो a2 की वैल्यू कितनी आएगी 14, माने सीरीज क्या बनेगी अब आपकी 8 उसके बाद 14, कितने का डिफरेंस है 6 का, अगली टर्म क्या होनी चाहिए 20, तो आंसर क्या होगा ए होगा, क्योंकि ये तो एक एपी है ही नहीं, ये तो एक एपी है ही नहीं। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 5 टाइम्स द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स, देन द कॉमन रेशियो इज, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स ऑफ अ जीपी, माने a r टू द पावर 8 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स निकल आया, is 5 times the sum of first 4 terms, तो a r to the power 4 minus 1 upon r minus 1, r minus 1 से r minus 1, a से a कैंसिल। अच्छा अब जरा ध्यान दीजिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूं r की पावर 4 का स्क्वायर, भाई देखिए ना r की पावर 8 को मैं लिख सकता हूं r की पावर 4 का स्क्वायर लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा r की पावर 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये क्या लग जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लग जाएगा, तो इसे लिख लेंगे r की पावर 4 माइनस 1, r की पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ r टू द पावर 4 माइनस 1, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। अब अगर आप r की वैल्यू ऐसी क्या लगाए जिससे 5 आएगा, भाई √2 लगाएंगे तभी ऐसा हो सकता है, क्योंकि √2 की पावर 4 का मतलब हो गया 4, 4 प्लस 1 5, चाहे आप सॉल्व कर लीजिए चाहे आप कैसे भी देख लीजिए, तो r की वैल्यू कितनी आ गई √2 आ गई। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के बाद क्वेश्चन नंबर 34 की। वो कह रहा है इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन द सेकंड टर्म इज 12, माने a r की वैल्यू कितनी गिवन है 12, एंड द सिक्स्थ टर्म इज 192, माने a r टू द पावर 5 की वैल्यू कितनी गिवन है 192।
तो वो कह रहा है 11 टर्म बताइए। अब 11 टर्म का मतलब क्या हुआ, ए आर की पावर 10 की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, ए आर की पावर 10 की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। अब जरा बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से। अगर हम बात करें 6 टर्म 12 और इसको डिवाइड कर दें, इसको यहाँ पे डिवाइड कर दे, तो ए आर की पावर 5 डिवाइडेड बाय ए आर इक्वल्स टू 192 डिवाइड बाय 12। ए से ए कैंसिल, यहाँ आर की पावर 4 बचा, 12 की टेबल से 12 वन जा और 6 जा, माने आर की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। आर की वैल्यू 2 आ गई, तो आर की वैल्यू 2 यहां लगा लिए, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। ए की वैल्यू 6 और आर की वैल्यू 2, 10 टर्म क्या होगी, 6 इंटू 2 की पावर 10, 6 इंटू 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 हो गया 1024 इंटू 6, आंसर आ गया 6144। डी इज द आंसर। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। वो कह रहा है 3 नंबर्स इन जीपी with their sum is 130 and their product is 27,000। तो यहाँ पे देखो तीनों नंबर गिवन है, तो हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करेंगे, हमें सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। पहले तो ये चेक करिए क्या एक जीपी बन रही है भाई, 90 डिवाइड बाय 30 माने बीच का स्क्वायर इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर आ रहा है, बिल्कुल ठीक जीपी है। बोथ ए एंड बी की बात बाद में करेंगे। 10 30 90 ये भी एक जीपी है, 10 20 30 ये एक जीपी नहीं है, ये एक एपी है। आप जरा चेक करिए क्या इनका सम 130 आ रहा है, 9 30 120 10 130 बिल्कुल ठीक, 10 30 40 और 90, 40 और 90 130 बिल्कुल ठीक है। और इनका प्रोडक्ट 27,000 आ रहा है, 9 30 27 बिल्कुल ठीक है, 27,000 आ रहा है, 10 30 90 बिल्कुल ठीक है। तो आंसर क्या होगा, सी वाला होगा, बोथ ए एंड बी। इसका आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी होगा। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 के बाद क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, द सम ऑफ द सीरीज दिस अप टू इंफिनिटी, इंफिनिटी तक की जीपी का सम, हमेशा याद रखिएगा सम ऑफ इनफाइनाइट इज ऑलवेज इक्वल टू क्या होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर होता है। सम ऑफ इनफाइनाइट इक्वल टू क्या होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर। लेकिन जरा ध्यान से देखिए ये दो जीपी का मिक्सअप बन रही है, ये दो जीपी का मिक्सअप बन रही है। इस टाइप से नेक्स्ट टर्म भी जाएगी और फिर ये एक ये वाली जीपी बन गई आपकी, ठीक है ना। तो हम इस जीपी का सम अलग निकालेंगे और जीपी का सम अलग निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इसकी बात कर रहे हैं, तो सम ऑफ इनफाइनाइट सबसे पहले 1/2 का क्यूब, तो यहाँ रेशो कितना होगा, यहाँ रेशो हो जाएगा 1/4, तो 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/4 प्लस। अब इस वाली जीपी की बात करेंगे तो इसमें रेशो कितना होगा 1/9, तो 1/9 अपॉन 1 माइनस 1/9, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 1/9 है, यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है 1/2, तो 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/r, ठीक है ना। ऐसी 1/9 अपॉन 1 माइनस 1/r, ठीक है ना, 1 माइनस r, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा कितना 1/2 इंटू 4/3 प्लस 1/9 इंटू 9/8, 9 से 9 कैंसिल हो गया, ये 2 से कैंसिल हो गया, एलसीएम कितना आ गया 24, 24 एलसीएम वाले दो ऑप्शन है, कोई बात नहीं। तो 8 दूनी 16 और 3 19, आंसर आ जाएगा 19/24। आंसर क्या आ जाएगा 19/24, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, y इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अप टू सो ऑन टू इंफिनिटी। तो x की वैल्यू y की टर्म में पूछिए। सबसे पहले तो ये इनफाइनाइट जीपी है और इसका रेशो कितना हो गया, रेशो हो गया इसका x का, फर्स्ट टर्म हो गई इसकी 1, तो सम ऑफ इनफाइनाइट क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस x। अब ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, ये दोस्तों आपको दे रखी है किसके बराबर, y के बराबर दे रखी है। तो अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकालनी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y माइनस एक्स वाई इक्वल टू 1, ठीक है ना। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, ध्यान से देखिए x की, तो इसको उठा के इधर ले जाइए, इस 1 को उठा के इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स वाई। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी y माइनस 1 अपॉन वाई, कितनी हो जाएगी y माइनस 1 अपॉन वाई, y माइनस 1 अपॉन वाई, ए इज द आंसर। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए इसके बाद बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 की। वो कह रहा है इफ द नंबर्स x y z आर इन जीपी देन द नंबर्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस कॉमा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आर इन किस में होगी। सबसे पहले एक जीपी कंसीडर कर लीजिए, लेट कर लीजिए कोई सी भी एक जीपी जो आपकी इच्छा करे।
मैंने एक जीपी लेट कर ली 1 2 4, भाई एक जीपी बन रही है, मतलब x की जगह 1, y की जगह 2 और z की जगह 4 इसमें लगा लीजिए। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो गया 5। 1 इंटू 2 2 और 2 इंटू 4 8, 8 प्लस 2 10 और 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माने 4 और 16 20। ठीक है ना, 4 और 16 20। तो जरा चेक करिए, 5 2 जा 10, 2 जा 20, तो ये क्या बन रही है, एक जीपी बन रही है। ये एपी थोड़ा ना बन रही है, ये क्या बन रही है, एक जीपी बन रही है। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ द डिफरेंट वेज द लेटर ऑफ द वर्ड डिटेल कैन बी अरेंज इन सच अ वे दैट वॉवल्स कैन ऑक्युपाई ओनली द ऑड पोजीशंस। माने डी ई टी ए आई एल, डिटेल में वो कह रहा है वॉवल्स जो होने चाहिए, पहले कितने रहे, टोटल 6 है, ये टोटल 6 जो वॉवल्स होने चाहिए। वॉवल कौन कौन से, ई ए और आई, ये किस पे आने चाहिए, ऑड प्लेसेस पे, फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ। 3 प्लेसेस हैं, 3 वॉवल्स हैं, क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। बाकी बचे 1 2 3, और कॉन्सोनेंट कितने बचे, 1 2 और 3, तो इंटू में कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। क्या कोई लेटर रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो 6 इंटू 6 36, आंसर, बात खत्म। बात समझ में आ गई दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं, विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। बहुत आराम से देखिए। अब आपको रखा है एनसीपी प्लस 2 टाइम्स ऑफ एनसीपी माइनस 1 प्लस एनसीपी माइनस 2 इक्वल्स टू व्हाट। जरा ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन मैंने क्लास में भी करा रखा है। एनसीपी प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं, एनसीपी माइनस 1 प्लस एनसीपी माइनस 1 प्लस एनसीपी माइनस 2। तो जरा देखिए, प्रॉपर्टी होती है दोस्तों ये क्या, कि एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 किसके बराबर होता है, एन प्लस 1 सीआर के बराबर होता है। तो जरा ध्यान दीजिए, इस प्रॉपर्टी में हम ये लगाएंगे तो ये आ जाएगा एन प्लस 1 सीपी। ऐसे इसमें लगाएंगे तो ये हो जाएगा एन प्लस 1 सीपी माइनस 1। फिर दोबारा इन प्रॉपर्टी में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा एन प्लस 2 सीपी। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, एन प्लस 2 सीपी, ये वाला आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई दोस्तों। तो कुल मिला के ये आज का आपका सेशन खत्म हो गया। नेक्स्ट सेशन में फिर नेक्स्ट सेशन की तैयारी करके लाइएगा। क्या करना होगा, सेक्शन 8 के आपको पता है कि कौन कौन से चैप्टर्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, उन सारे चैप्टर्स की तैयारी करके लाइएगा। और फिर नेक्स्ट सेशन के अंदर हम दोबारा से 40 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और देखिए, हम अच्छे अच्छे सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर चुके हैं और इसमें से आपको पूरा का पूरा पेपर मिलने वाला है। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये 12 सेशन आपको सही से अटेम्प्ट करने हैं, आपकी पूरी पेपर की तैयारी हो जाएगी। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय।